बातें यही। चलिए ध्यान दीजिए। देखो भाई, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसके नोट्स आपको मिल गए होंगे, है ना? अभी जस्ट टेलीग्राम ग्रुप पर डले हैं और आई थिंक हम सारे ही डाल दिए ताकि प्रॉब्लम ही खत्म, भाई दिए नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपका रिजल्ट भी आने वाला है तो, है ना? मुझे लग रहा है कि बिना रिजल्ट ही आपका इंटर का एग्जाम लगेगा इसमें। जो भी बच्चे फाउंडेशन में, उनका इंटर का और फाउंडेशन का एक साथ ही आएगा रिजल्ट, ठीक है ना? चलिए, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज बात नहीं करें भाई, प्लीज बात नहीं करें। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। देखो, मैंने इनकम टैक्स जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि अपना ऑब्जेक्ट यहां पर टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करना है, राइट? और इसके लिए 5 हेड दिए हुए, 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये जो 5 हेड्स हैं, देयर आर 5 डिफरेंट चैप्टर्स, और हर चैप्टर के अंदर आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का मैनर बताया हुआ है, राइट? तो उसमें सबसे पहला जो हेड है वो है सैलरी। काफी बड़ा चैप्टर है और एग्जाम में काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं सैलरी में से। इंटरमीडिएट लेवल पर तो और भी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो सैलरी चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले मैं आप लोगों को सेक्शन 15, 16 और 17, ये 3 सेक्शन है जिसमें पूरा सैलरी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये तीनों सेक्शंस का मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दूंगा, देन हम सैलरी में 1-1 करके सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, राइट? चलो जी, स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले हमें उसका चार्जिंग सेक्शन पढ़ना पड़ता है। चार्जिंग सेक्शन, राइट? क्योंकि जब तक आप चार्जिंग सेक्शन नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा कि व्हाट शुड बी द बेसिस। चार्जिंग का मतलब है ऑन व्हाट बेसिस इनकम शुड बी टैक्सेबल। मतलब वो कौन सी घड़ी होगी, वो कौन सा लम्हा होगा, वो कौन सा पल होगा, राइट? जब टैक्स लगेगा सैलरी इनकम पर, कब टैक्स लगेगा, तो वो चार्जिंग इवेंट में पता चलता है। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को सेक्शन 15 पढ़ाऊंगा, दैट इज कॉल्ड बेसिस ऑफ चार्ज। आप इसको चार्जिंग सेक्शन भी बोल सकते हो और आप इसको बेसिस ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो, एक ही बात है, राइट? चलो जी, बहुत बढ़िया, करें, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिस ऑफ चार्ज, सैलरी इनकम पर टैक्स कब और कैसे लगता है। लॉ में 2 चीजें लिखी हुई है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये लिखी हुई है, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। ड्यू और रिसिप्ट, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले होगा। मतलब जब भी आप सैलरी इनकम पर टैक्स लगाओगे तो एज पर इनकम टैक्स लॉ, अगर सैलरी इनकम आपको ड्यू पहले हो जाती है या आपको रिसिप्ट पहले हो जाती है, तो जो भी काम दोनों में से पहले होता है, ऑन दैट बेसिस इनकम शुड बी टैक्सेबल। तो ये सेक्शन 15 में लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बेसिस ऑफ चार्ज। मतलब आप इसको चार्जिंग सेक्शन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। और हर चैप्टर में क्या आता है, चार्जिंग सेक्शन। तो स्टार्ट हमेशा कहां से होएगा, चार्जिंग सेक्शन से, कि ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। सैलरी में याद रखना ये वाली बात। अब इसको समझने का तरीका क्या है, देखो, अभी हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है जी, 22, 23, ये हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है। अब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हमारा 2022-2023 है, दिस इज फॉर 12 मंथ्स, राइट? अब मान लो जी मिस्टर एक्स ने जॉब किया और उसने पूरे 12 मंथ्स काम किया, राइट? लेकिन जो उसका एम्प्लॉयर है वो उसको 10 महीने का पैसा दे रहा है कि मालिक मतलब एम्प्लॉयर, कि मालिक मुझे 10 महीने का पैसा दिया, 2 महीने का दिया ही नहीं,
कि देखो अभी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, तो तुमको नेक्स्ट 2 मंथ्स में जब आगे नेक्स्ट ईयर आएगा तब देंगे। कि मालिक मेरे को जरूरत थी कि चुप करो। कितने महीने का पैसा दिया बताओ? 10 महीने का, है ना? काम तो पूरे 12 मंथ्स किया था, सैलरी तो पूरे 12 मंथ्स का ड्यू हुआ था, लेकिन पैसा मिला कितना? 10 मंथ्स का। तो मुझे बताओ भाई, ये जो हमारा प्रीवियस ईयर है 2022-23, मतलब असेसमेंट ईयर बोले तो, इसमें कितनी इनकम सैलरी की टैक्सेबल होगी? क्यों मिला ही नहीं? 10 मंथ्स का है, ड्यू हो गया ना, ड्यू हो गया भाई, ड्यू हो गया। तो ड्यू हो गया तो भाई साहब चाहे मिला 10 महीने का हो, लेकिन टैक्सेबल इनकम तो 12 मंथ्स का ही निकलेगा। कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा, जब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर आया, सपोज करो 23-24, मतलब असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? अब की बार भी 12 मंथ्स काम किया, लेकिन पैसा जो मिला है वो 14 महीने का मिला है। 2 महीने का वो एरियर जो था ना पुराना, वो भी मिला है। तो जरा बताओ कि जब प्रीवियस ईयर 23-24 आएगा तो कितनी सैलरी इनकम पर आप टैक्स लगेगा? क्यों? 14 महीने का मिला है, पहले लग गया सर। 2 बार थोड़ी लेंगे। तो अगर आपका सैलरी पहले ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो गया है, देन इट कुड नॉट बी टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। अगेन बात भी सही है, बच्चे की जान थोड़ी लोगे कि भाई और लगाओ इसकी टैक्स। तो आपको अगर मिला 14 महीने का है, 14 मंथ्स का, तो भी टैक्स जो लगेगा वो 12 महीना 12 मंथ्स वाले पर ही लगेगा, 14 मंथ्स पे नहीं लगेगा। समझो बात को, बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं कि जैसे हमने 12 मंथ्स काम किया था प्रीवियस ईयर 22-23 में, तो जो एम्प्लॉई था वो एम्प्लॉयर के पास गया कि मालिक कुछ पैसा मेरे को एडवांस चाहिए। कि अरे एडवांस सैलरी का क्या करोगे? कि मालिक बहुत जरूरी काम है, बता नहीं सकता आपको। कि सच बता क्या करेगा? कल संडे। मालिक ने कहा भाई सच बता क्या करेगा? कि मालिक बता नहीं सकता, लेकिन बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, 2 महीने का पैसा दे दो। कि यार तुम कमाए नहीं? कि मालिक जब आपको याद है मैं आपसे पहले 2 महीने का नहीं लिया था, जब तो आपको। तो मालिक बोले यार ऐसे क्यों करता है तू ऐसे कर पूरे 2 साल का ले ले। कि नहीं मालिक आप तो 2 महीने का ही दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए। अब सुनो, 2022-23 के अंदर उसको 12 मंथ्स का पैसा तो मिला ही मिला, साथ में उसको 2 मंथ्स का भी मिल गया। एडवांस बोलते हैं इसको, एडवांस सैलरी। अच्छा, वो भी कमाया ही नहीं, लेकिन पहले ही ले लिया। मालिक बहुत अच्छे दे दिए 2 महीने के पैसे। बताओ भाई कितने महीने की तनख्वाह मिली? और इसी प्रीवियस ईयर में मिल गई। बताओ कितनी सैलरी इनकम टैक्सेबल होगी? क्यों? तो 2 महीना तो इस साल का है ही नहीं। इनकम टैक्स वाले नहीं समझते इस बात को। वो कहते हैं जी ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, जो काम पहले होगा हम तैयार बैठे हैं टैक्स लेने के लिए। मतलब चिट भी हमारी और पट भी हमारी, बाकी डैश डैश डैश। अरे बात समझ में आई है नहीं आई? मतलब ये है कि भाई जो पहले हो जाएगा हम तो रेडी बैठे हैं बस टैक्स लेने के लिए। तो अभी बताओ दोस्तों, प्रीवियस ईयर 22-23 में कितने मंथ्स का सैलरी टैक्सेबल होएगा? 14 मंथ्स। अच्छा, जब 23-24 आया तो हमने फिर से 12 महीने काम किया, लेकिन मालिक ने पैसा कितने महीने का दिया? तो बताओ अब कितने मंथ्स का सैलरी टैक्सेबल? क्योंकि 2 महीने का पहले टैक्सेबल हो गया। तो आप यूं समझ लो कि अगर सैलरी पहले ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो गई है तो फिर वो रिसिप्ट बेसिस पर दोबारा नहीं होगी, और अगर वो पहले रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल हो गई है तो फिर वो दोबारा ड्यू बेसिस पर नहीं होगी। बात भी सही है, लॉजिकल है। लेकिन ये रूल याद रखना कि ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले हो, दैट इज सेक्शन 15। ये बेसिक सेक्शन है। समझ में आया आपको? यही बात आप लोगों को पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी में लिखी हुई है। पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, यही लिखा हुआ है। हाँ जी सर, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने मंथ्स की वीडियो हो सकती है? हाँ,
कितने भी मंथ्स की हो सकती है, लिमिट तो कैसे होगी? कंपनीज होती है तो वो ज्यादा सैलरी शुरू में प्रोवाइड नहीं कर पाती, तो वो ड्यू होती जाती है ना सैलरी। लेकिन मैं भी ये मानता हूं भाई, जब महीने ही 12 है तो 20 महीने का तो ड्यू कैसे हो जाएगा उस ईयर में? ड्यू तो 12 महीने का है, वहां एडवांस जरूर 8 महीने का मिल सकता है कि भाई 12 महीने की तो तनख्वाह ले लो और ये 8 महीने का एडवांस ले लो। हाँ तो ठीक है, 20 महीने की तनख्वाह पे टैक्स दो। अब आप चिल्ला रहे हो यार इस साल की थोड़ी है, बोले नहीं पैसे तो मिल गए ना तुमको। अच्छा नहीं मिलते तो भी तैयार है। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय नौकरी कर रहा है, अब महीने की तनख्वाह ड्यू हो गई, मालिक में और एम्प्लॉय में लड़ाई हो गई किसी बात को लेके, तनख्वाह मिली नहीं थी अभी, मालिक ने कुछ ऐसी चुपती हुई बात बोल दी, बता नहीं सकता मैं कि तुम लोग टाइम पास करते हो और ये वो, और दोनों में बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो गई, गुत्तम गुत्ता हो गए दोनों, बड़ी मुश्किल से अलग करवाया, और फिर लास्ट में एम्प्लॉय ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि भाई तुम इसको है ना मेरी तरफ से दान में रख लो, तुम्हारे काम आएंगे ये बात, और लड़के आ गया। अच्छा बोल के भी ऐसे कुछ है कि वापस जा भी नहीं सकता। अब बताओ वो जो तनख्वाह छोड़कर आया है, इट शुड बी टैक्सेबल और नॉट? अच्छा उसका सीए कह रहा है तुमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, एक तो पैसे नहीं लाए अब टैक्स भी दो। यार मैं लाया ही नहीं, मैं क्यों दूं टैक्स? पढ़ ले सेक्शन 15 में क्या लिखा है, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज ड्यू। ड्यू तो हो गया ना तेरे को। मुझे याद है दोस्तों जब किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई थी, यू नो, माल्या भाग गया था बाहर, तो मेरे क्लाइंट थे जो वहां पर पायलट थे किंगफिशर एयरलाइंस में, एयर हॉस्टेस नहीं कई बच्चे पूछ लेते हैं। तो उनका 5 महीने का सैलरी नहीं मिला था उनको, मतलब वो कई लोगों का सैलरी भी नहीं देके गया, वो आज तक ड्यू ही चल रहा है, मतलब ड्यू तो हो गया था लेकिन उनको मिला नहीं था। अब वो मेरे से इस बात पे जिद रहे कि अब उनकी तो तनख्वाह भी बहुत ज्यादा होती है भाई, भाई तनख्वाह ही 10-10, 12-12 लाख रुपया महीने की तनख्वाह होती है, जिसमें तो वो एक सीनियर नहीं था, सीनियर पायलट की तो और ज्यादा है। अब वो कह रहे सर मैं टैक्स क्यों भरूं, इस पे मुझे मिला ही नहीं। मैंने बहुत मुश्किल से समझाया, मैंने कहा भाई सेक्शन 50, अच्छा उनके समझ में नहीं आती। मैंने कहा आप ऐसे करो, आप आपके कोई जानकार और 2-3 कोई जानकार सीए उनसे भी पूछ लो, अगर सब बराबर बोल रहे हैं इसका मतलब सही है। तो वो कई जगह पूछ के आए, सबने यही बताया भाई टैक्स तो लगेगा। अब वो बेचारे ना तो 5 महीने की तनख्वाह मिली आज तक, और उस 5 महीने का टैक्स भी भर के बैठे हैं। अच्छा इसमें पता है क्या होता है, आप टैक्स भरोगे या नहीं भरोगे, गवर्नमेंट पहले ही टीडीएस कटवा देती है। एक टीडीएस नाम का चैप्टर आएगा आपके कोर्स में, मतलब आप तो ये सोच रहे हो कि मुझे तनख्वाह मिलेगी फिर मैं टैक्स दूंगा गवर्नमेंट को, ऐसे नहीं होता। जो मालिक होता है ना एम्प्लॉयर, वो सैलरी में से पहले ही टीडीएस काट लेता है और गवर्नमेंट को जमा करा देता है। अच्छा माल्या जी ने क्या किया, माल्या जी नहीं माल्या माल्या ने क्या किया, टीडीएस तो काटा, वो भी जमा नहीं कराया। अरे साहब गवर्नमेंट भी परेशान है भाई, टीडीएस ही जमा नहीं हुआ, मतलब उनकी 5 महीने की तो तनख्वाह नहीं मिली, और जो पहले की महीने की तनख्वाह मिली ना जिसपे टीडीएस कटा था, वो भी गवर्नमेंट को जमा नहीं है। तो भाई साहब उनको तो पूरा ही टैक्स भरना पड़ा। अब सोचो कितनी बुरी बेइज्जती होगी। अब उस भाई की इंस्टॉलमेंट चल रही, कोई बड़ी बड़ी उसने इन्वेस्टमेंट कर रखे, क्योंकि भाई जब तनख्वाह बड़ी आ रही होती है तो लोग ऐसे थोड़ी सोचते हैं कि एयरलाइंस ही बंद हो जाएगी, ईएमआई चल रही बड़ी बड़ी। अब मेरे पास आके अपने दुख सुना रहा, भाई बंदा मैं तो क्या कर सकता हूं। मैंने कहा भाई मेरे से थोड़ी पूछे थे आप जब किए थे, ऐसे मन में सोचा मैंने। तो ये वाली बात है। अच्छा मैंने उनको ये भी बोला भाई, मैंने कहा मैं आपको लोन दिला देता हूं कहीं से, अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड दिलवाऊंगा। मैंने कहा बस ब्याज का रेट ज्यादा होएगा और अगर नहीं दोगे तो रिकवरी करना उनको आता है। बोले नहीं नहीं सर वो नहीं चाहिए। पक्का? तो ये वाली बात है। तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ये लिखा हुआ है एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर टू एन असेसी इन द प्रीवियस ईयर वेदर एक्चुअली पेड और नॉट। सही है भाई, ड्यू अगर हो गई है चाहे पे हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, देना ही पड़ेगा टैक्स। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है देखो जरा,
सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? एनी सैलरी पेड और अलाउड, एनी सैलरी पेड और अलाउड, पेड और, ये कहां गया, ये रहा, पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर, दो नॉट ड्यू, ड्यू नहीं हुई लेकिन अगर आपको मिल गई। अब मैं एक चीज और समझाता हूं आपको, एक चीज और समझाता हूं, तभी ये पैराग्राफ समझ में आएगा। मान लो हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर था 2021-22, ठीक है। क्या हुआ जी, हमारी नौकरी लगी 1/4/2021 को, 1 अप्रैल 2021 को, और मान लो सैलरी थी 50,000 रुपया पर मंथ, ठीक है। अब एम्प्लॉयर जो था ना, उसने एम्प्लॉय को बुलाया कि इधर आओ, कि मालिक वो बहुत काम पड़ा है कि नहीं, इधर आओ तुम, बहुत मन लगा कि काम कर रहे हो आजकल, कि मालिक क्या करें, पापे पेट का सवाल है, छोटे छोटे करना पड़ता है, कि आज मैं तुमको एक खुशखबरी दूंगा, कि हाँ दो मालिक खुशखबरी, कि खुशखबरी ये है। अच्छा बुलाया पता है किस दिन? 1/4/2022 को बुलाया, और ऐसे बोला कि मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूं, कि मालिक ये तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ाओ, कि मैं तुम्हारी तनख्वाह 50,000 से बढ़ाकर 60,000 करूंगा महीने की, कि मालिक बहुत बढ़िया, चलो मैं, कि रुको रुको एक खुशखबरी और है, कि हाँ हाँ वो भी सुनाओ, कि मैं तुम्हारी तनख्वाह है ना विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/21 से बढ़ा रहा हूं, कि वाओ, मतलब हमने तो सोचा भाई आज से बढ़ा रहे हो, कि नहीं नहीं पिछले साल से बढ़ा रहा हूं, कि पिछले साल से, हाँ, कि मालिक मैं कैसे, मतलब जा तो काम कर। अब एक बात बताओ, तनख्वाह 1/4/22 से बढ़ाए या 1/4/21 से? 1/4/21 से बढ़ाए। उसको इंफॉर्मेशन कब मिली? अच्छा एक बात बताओ, क्या उसको 21-22 में सपना आएगा कि मेरी तनख्वाह 60,000 बढ़ जाएगी? रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए, सर। एक बात बताओ, पहले से पता चलेगा? पहले से पता थोड़ी चलेगा। तो वो तो बेचारा टैक्स दे चुका ना 50,000 के हिसाब से, उसको थोड़ी पता था कि ऐसे हो जाएगा, भाई उसको थोड़ी पता था। ऐसा हो सकता है ना कि पिछले कई सालों से आप टैक्स देते आ रहे हो और आपके मालिक ने अचानक से बोला कि भाई मैं उस साल का भी बढ़ा के दे रहा हूं, बोलो ऐसे हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। मान लो 20-21 में आप काम किए थे, मालिक आज खुशी के में कह रहा है कि मैं तेरी 20-21 की भी बढ़ा के दूंगा, तो एक बात बताओ, उसको थोड़ी पता था 20-21 में क्या हो जाएगा? उसकी क्या गलती है? क्या उसको डिपार्टमेंट डांटेगा कि अरे टैक्स कैसे नहीं दिया तूने 20-21 में, कि मेरे को पता ही नहीं था? अच्छा बताओ, उसको एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा क्या? उसका मालिक पिछले साल की तनख्वाह भी बढ़ा के देगा या नहीं देगा? तो बताए कितना देगा वो? 22-23 में कितना देगा? 60,000 इंटू 12 तो देगा ही देगा, प्लस 10,000 इंटू 12 और देगा। तो बताओ भाई, ये जो 10,000 इंटू 12 है, मतलब 1,20,000, ये कौन से ईयर के हैं? लेकिन वो मिल कब रहे? क्या उस पर 21-22 में टैक्स लगा? अच्छा इनकम टैक्स मना करेगा कि नहीं नहीं भाई हम नहीं लेंगे टैक्स? मना करेगा कि भाई तुमने उस साल नहीं दिया, अब हम नहीं ले सकते, ऐसे बोलेगा? वो तो तैयार है। तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लो भाई, कोई भी सैलरी अगर आपकी पहले के साल की थी, पास्ट ईयर्स की, जिस पर टैक्स लगने से रह गया, अब कई बच्चे पूछ लेते हैं ऐसे कैसे रह गया? रह ही नहीं सकता, ऐसे रह जाता है। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कई बार आपकी सैलरी लास्ट ईयर से बढ़कर मिलती है, जैसे गवर्नमेंट में तो बहुत होता है। अभी थोड़े दिनों पहले गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था, भाई पिछले 2 साल का एरियर मिलेगा आपको, डीए का। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। अब यहां के एम्प्लॉइज को पता थोड़ी था कि ऐसा होएगा, वो तो पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं भाई, उधर मोदी जी ने बढ़ाई तो गहलोत जी भी बढ़ाएंगे, वोट का चक्कर है ना। तो ऐसा कई बार होता है कि हमको पिछले सालों का सैलरी बढ़कर मिलता है करंट ईयर में, लेकिन हमको उन पिछले सालों में पता थोड़ी था। क्या सरकार छोड़ देगी? तो सरकार क्या कहेगी? कोई बात नहीं, हम कोई नाराज थोड़ी है, अब दे दो,
आप दे दो भाई टैक्स, हम नाराज नहीं है आपसे, कोई बात नहीं, आप दे दो। तो बताओ भाई, अगर एरियर ऑफ सैलरी किसी पहले के ईयर से रिलेटेड है लेकिन हमको पता नहीं था और हमको वो अब मिली है, तो उस पर टैक्स कब लगेगा? अब लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो यही चीज इसमें समझाइए, पढ़ के देखो। एनी सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर और ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर, फॉर्मर मतलब पहले कहीं और जॉब करते थे, दो नॉट ड्यू और बिफोर इट बिकेम ड्यू, एंड एनी एरियर ऑफ सैलरी, ये आ गया वो वाला पॉइंट, एरियर वाला, which is paid or allowed to him in the previous year if not charged to income tax for any earlier previous year। कोई भी ऐसी सैलरी जो आपको अभी मिली है जो पहले के सालों में टैक्सेबल नहीं हो पाई, तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, अभी देना पड़ेगा। हां, अगर पता है कि भाई मेरी सैलरी इतनी है और अगर वो ड्यू हो गई है, चाहे आपको मिले बाद में, उसका टैक्स तो अभी दोगे, जैसे ही ड्यू होगी तभी देना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आए सब लोगों को? चार्जिंग सेक्शन समझ में आया? सैलरी किस बेसिस पर टैक्सेबल होती है? ड्यू और रिसिप्ट, विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले हो, जो भी दोनों में से पहले हो। राइट? क्लियर है? अब नीचे समझा रहा है इन सिंपल वर्ड्स, सैलरी रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर सर्विस रेंडर्ड शैल बी चार्जेबल टू टैक्स ऑन ड्यू और रिसीव। तो हम तो पहले ही समझ लिए, इसमें क्या समझा रहे हो सिंपल वर्ड्स में? सिंपल ही समझा हमने तो पहले भी। अब आते हैं दोस्तों, सैलरी का मतलब क्या होता है? देखो, सैलरी एक छोटा सा शब्द है कि सैलरी मिल गई भाई, लेकिन आप ये मत समझना कि सैलरी बस इतना सा, ये शब्द सैलरी है बस, ऐसे नहीं है। सैलरी का मतलब बहुत सारी चीजें हैं। देखो, मैं सेठ जी के दुकान की बात नहीं कर रहा, वो तो सूखे 10,000 रुपए महीने जो देंगे वो देंगे, वही सैलरी है वहां। तो मैं बात कर रहा हूं जब आप कोई बड़ी कंपनी में जॉब करते हो, मल्टीनेशनल में जॉब करते हो, तो वहां सैलरी का मतलब होता है एंटायर पैकेज। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी में बहुत सारी चीजें देता है, एंड देयर आर सो मेनी मॉनेटरी बेनिफिट्स एज वेल एज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, एंड एज पर इनकम टैक्स लॉ, इफ यू आर taking monetary benefit or non-monetary benefit from the employer, then it should be taxable and it should be the part of your salary. So what is the meaning of salary as per income tax law? It is defined under section 17 subsection 1. सैलरी का मीनिंग बताया गया है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में। क्या बताया गया है? सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, किसी को मजदूरी मिलती है वो भी सैलरी है, किसी को पेंशन मिलती है, बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं, पेंशन मतलब नो टेंशन, पेंशन मतलब नो टेंशन, हर महीना मिलेगा भाई। अच्छा, जब तक जिंदा है जब तक मिलेगा। अच्छा, कई लोग तो इतना ज्यादा जिंदा रहते हैं कि जितना नौकरी नहीं किया उससे ज्यादा का पेंशन उठा लिया, मालिक भी देख रहा है यार ये हर महीने मुंह उठा के आ जाता, अरे भाई वो पेंशन हमारी, यार तुम मतलब पता नहीं मैं या तो बुरे कर्म किया तो तुम अभी तक जिंदा हो। अच्छा, पेंशन जो होता है, सुनो मेरी बात, पेंशन जो होता है ना, दैट इज ऑल्सो सैलरी इनकम। अच्छा, पेंशन को एन्युटी भी बोलते हैं, एक ही बात है। ग्रेचुटी, जब एक एम्प्लॉय लंबे टाइम तक काम करता है एम्प्लॉयर के यहां, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, these are retirement benefits, pension, gratuity, these are called retirement benefits। तो जब आप वहां नौकरी किए, अपने जीवन के कितने इंपॉर्टेंट टाइम आप मालिक को दिए, तो मालिक आपके सम्मान में, आपके रेस्पेक्ट में जब आप रिटायर होते हो तो आपको एक फिक्स सम ऑफ मनी देता है, उसको ग्रेचुटी बोलते हैं। तो द ग्रेचुटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सैलरी। ग्रेचुटी जो होती है ना, वो भी किसका पार्ट होती है? सैलरी का। ये सारे मॉनेटरी बेनिफिट है जो मैं भी पढ़ा रहा हूं आपको, इनमें नॉन मॉनेटरी कुछ भी नहीं आया अभी तक। फीस, कमीशन, मतलब अलग अलग नाम से चीजें मिलेगी आपको, पर ये सब है क्या? सैलरी है ये।
जैसे माता रानी के अलग अलग रूप हैं, लेकिन है तो माता रानी, बस वही बात है। अगर क्वेश्चन में एन्युटी आ रही हो, वेजेस आ रही हो, कमीशन आ रहा हो, कई बार मालिक अपने एम्प्लॉय को कमीशन भी देता है अच्छी परफॉर्मेंस करवाने के लिए। भाई जैसे आपने मान लो उसकी सेल बढ़ा दी और आप वहां पर सेल्स मैनेजर हो, तो आपको बेसिक पे तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप जितना सेल करोगे उस पर एक परसेंटेज कमीशन आपको मिलेगा। तो वो परसेंटेज कमीशन कौन सी इनकम है? सैलरी इनकम। परक्यूसिट्स, परक्यूसिट्स को हिंदी में बोलते हैं सुविधाएं, फैसिलिटीज। जैसे आपको फ्री में रहने के लिए मकान दे दिया, अकोमोडेशन फैसिलिटी बोलते हैं उसको, या आपको मान लो सर्वेंट फैसिलिटी दे दी, 3-4 सर्वेंट दे दिए, भाई जम के काम कराओ इनसे। अच्छा, आपको फ्री में आने जाने के लिए कार दे दी, कौन देता आज के जमाने में? मालिक देता। लेकिन एक बात बताओ, मालिक ये सब चीजें फ्री में दे रहा है? फ्री व्री कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हो मेरे को तो फ्री में रहने के लिए मकान मिला। अरे फ्री नहीं है भाई, वो तेरी सैलरी का पार्ट है। जैसे बोलते हैं ना 15 लाख का पैकेज, तो 15 लाख थोड़ी घर में आ रहे, उसमें से घर में तो 10-12 लाख ही आ रहे, बाकी कहां जा रहे? परक्यूसिट्स। आप जब कैंपस इंटरव्यू देते हो तो आपसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले कंपनी। आप भी लास्ट में पूछ लेना, सर आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट आई विल गेट इन माय हैंड। मतलब ये पैकेज वैकेज छोड़ो, तुम पागल किसी और को बनाना, तुम तो ये बताओ हाथ में क्या मिलेगा। तो हाथ का मतलब ये है भाई परक्यूसिट्स हटा के बताओ। माना परक्यूसिट्स भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मालिक पता क्यों देता है परक्यूसिट? जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी पोस्ट है, अब अगर उसको पैसे दे देंगे तो वो तो कहीं भी रह लेगा, इज्जत तो कंपनी की खराब होती है। तो मालिक ने सोचा यार इसको पैसे नहीं देके मकान दे रहने के लिए। अच्छा, कई एम्प्लॉय इतने खतरनाक मकान किराए पे दे दिए चोल में रह रहा। यार तुम शर्म करो, तुम्हारी इज्जत नहीं, कंपनी की इज्जत खराब हो रही। तो परक्यूसिट का मतलब समझते हो क्या है भाई? परक्यूसिट्स का मतलब होता है सुविधाएं, फैसिलिटीज। अच्छा, परक्यूसिट्स जो होती है ना वो नॉन मॉनेटरी नेचर की होती है ज्यादातर, मोस्टली। अच्छा, जो चीजें नॉन मॉनेटरी है, जैसे मकान मिल गया रहने के लिए, गाड़ी मिल गई, नौकर मिल गए, ये सब क्या है? इनकम टैक्स वाले कहते हैं इट इज ऑल्सो सैलरी इनकम। अब सैलरी इनकम है, चलो मान लिया, अब टैक्स भी लगाओगे, लेकिन लगाओगे किस पे? कार पे थोड़ी टैक्स लगाओगे। अरे नौकर मिला तो नौकर को जोड़ दूं सैलरी में, मकान मिला मकान को जोड़ दूं, मकान नहीं जुड़ेगा, उसका वैल्यू निकलेगा, नौकर का वैल्यू निकलेगा कि भाई अगर ऐसे ही नौकर कहीं से लेते हैं तो कितना वैल्यू पे करना पड़ता, ऐसे उसका वैल्यूएशन का तरीका है, वो आपको सीखना पड़ेगा। तभी तो आप परक्यूसिट का वैल्यू निकालोगे और उसको टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनाओगे। सो परक्यूसिट्स आर ऑल्सो सैलरी इनकम, राइट? तो सैलरी दिखने में छोटा सा वर्ड है, बाकी इसमें चीजें बहुत सारी है। वो जब ये पूरा चैप्टर खत्म होएगा तब पता चलेगा कि सैलरी में क्या क्या आता है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, और भी बहुत सारे बेनिफिट मालिक अपने एम्प्लॉय को देता है। प्रॉफिट में भी हिस्सा देता है कई बार, तो वो भी सैलरी है, उसको बिजनेस इनकम नहीं बोलेंगे अपन, क्योंकि रिलेशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। एडवांस सैलरी, लीव इनकैशमेंट, ये सब मैं आपको अभी इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। ये जितनी चीजें लिखी हुई है ना, इनको हम 1 by 1 बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है, चलो टैक्स वैक्स तो सब बात की बात है, जो सबसे बड़ी चीज है ना इस चैप्टर की, वो पता है क्या है? सैलरी हेड में टैक्स लगने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। अगर आप सैलरी हेड में टैक्स लगाना चाहते हो तो कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का? देखो, एक तो होता है पेयर, पेयर का मतलब होता है पैसा देने वाला, और पेई का मतलब होता है पैसा लेने वाला। हिंदी में बोलते हैं पेयर को दाता और इसको बोलते हैं दाती।
पेयर का मतलब पैसा देने वाला और पेई का मतलब पैसा लेने वाला। तो ये जो पेयर और पेई है, इनके बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का। जब तक ये रिलेशन नहीं होगा तो पेई के हैंड्स में जब आप इनकम को टैक्सेबल करोगे तो वो सैलरी हेड में आप नहीं कर सकते। सैलरी हेड में करने के लिए क्या होना जरूरी है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना जरूरी है। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये पता कैसे चलता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन है या नहीं है, कि सर ये पता कैसे चलता है? तो भाई पता चलता है इस चीज से, वैसे कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है लेकिन ये चीज होती है कंट्रोल एंड सुपरविजन। ये देखना पड़ता है कि पैसा देने वाला का कंट्रोल और सुपरविजन है क्या पैसा लेने वाले पे। अगर है तो इट मींस उनके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। दोनों एक चीज है, अलग अलग है? क्या फर्क है सर? उसमें ऑफ लग रहा है, इसमें फॉर लग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस तो पेई करता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। आज आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है भाई, एग्जाम पास कर लिया, डिग्री आ गई आपके पास। अब आपके पास दो रास्ते हैं कि या तो जॉब ज्वाइन कर लो, बढ़िया पैकेज मिल रहा है, कंपनी में चले जाओ, कंपनी के हो जाओ और हर महीने पैसे कमाओ पहले दिन से, ठीक है। दूसरा होता है, कई का अपना अपना नेचर है कि यार मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, मैं तो भाई खुद का ही ऑफिस खोलूंगा। अपन तो अपने बॉस को दे, अपन नहीं करेंगे कहीं काम, ठीक है। पर उसमें स्ट्रगल है, स्टार्टिंग जीरो से करना पड़ेगा। भाई आपके घर में कोई पहले से ऑफिस है और आपके घर का ही प्रोफेशन है तो बात अलग है, बाकी अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा खुद से। अब मेरी बात सुनना, काम तो आप जॉब में जाकर भी करोगे और काम आप अपना ऑफिस खोल के भी करोगे, लेकिन दोनों में फर्क है। जब आप किसी के यहां जॉब ज्वाइन करोगे तो उस कंपनी का आपके ऊपर कंट्रोल एंड सुपरविजन होगा। किसी काम को कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, वो बताएंगे आपको, वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे एंड यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब कैसा रिलेशन है? और उसमें आपका होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे एम्प्लॉयर के साथ, बकायदा सब लिखा हुआ होगा, भाई इतना पैकेज मिलेगा, ये बोनस मिलेगा, सब लिखा हुआ होगा। और आपको जो भी पैसा मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर, देन इट शुड बी टैक्सेबल एज योर सैलरी इनकम, राइट। दूसरा होता है कि आपने बोला भाई मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, तो ठीक है भाई खुद का ऑफिस खोल लो, काम तो वहां भी करना है। लेकिन अब की बार बताएं क्या होएगा, जो पैसा देने वाला है मतलब आपका क्लाइंट और जो पैसा लेने वाला है दोनों मालिक हैं, वो भी मालिक है, आप भी मालिक हो। और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अब की बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं है, अब की बार कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। इस बार पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, दोनों मालिक हैं, क्लाइंट भी मालिक है, आप भी मालिक हो, ठीक है। आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, भाई फलाना ऑडिट करनी है इतने दिन में और ये पैसे तय हो गए जी, 1 लाख रुपए ऑडिट फीस है, बात खत्म। अब कैसे करनी है, मैं कब करवाऊंगा, ये मेरी इच्छा है। ये तुम नहीं बोलोगे कि सुबह 9 बजे आना, शाम को 6 बजे जाना, मैं 12 बजे भी आ सकता हूं दिन में, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है बस, ठीक है। जो टर्म्स कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं काम करके दे दूंगा, लेकिन इसमें कंट्रोल सुपरविजन आपका नहीं रहेगा। फर्क है ना दोनों में? फर्क लग रहा है दोनों में? भाई आपने डिग्री ले ली, जो भी प्रोफेशनल है, सीए, सीएस, सीए में जो डिग्री ले ली आपने, अब आप एक तो नौकरी में काम कर रहे हो, वहां में और आपके खुद के ऑफिस का काम में फर्क है या नहीं है, बोलो। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस करते हो तो आपको जो इनकम मिलती है, देन इट शुड बी टैक्सेबल योर पीजीबीपी इनकम। पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट इज योर बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम। और यू कैन टैक्सेबल अंडर अदर सोर्स ऑल्सो, बट इट शुड नॉट बी टैक्सेबल अंडर सैलरी। सैलरी तो नहीं है वो। तो सैलरी में टैक्स लगने के लिए कैसा रिलेशन होना जरूरी है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई?
तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब होता है नो कंट्रोल और सुपरविजन बाय द पेयर ओवर द एक्टिविटीज अंडरटेकन और परफॉर्म बाय द पेई। अब एक मान लो कोई सीए है, तो वो सीए का डिग्री लेने के बाद ऑडिट कर रहा है, कंपनी में जॉब है उसकी एज एन इंटरनल ऑडिटर, तो उसको सैलरी मिलेगी। और एक सीए जो खुद का प्रैक्टिस करके बैठा है वो भी ऑडिट कर रहा है, उसको भी पैसा मिलता है, लेकिन वो उसकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। दोनों में फर्क है, काम तो दोनों ही कर रहे। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये वाली बात है। अच्छा, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज में लेक्चरर होते हैं, दे आर टेकिंग क्लासेस, उनको पैसा मिलता है कॉलेज से, और वो उस कॉलेज के परमानेंट एम्प्लॉई है, वहां पे काम करते हैं वो। बताओ, उनको जो पैसा मिलेगा वो कहां टैक्सेबल होएगा? सैलरी, बिकॉज वहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है। लेकिन अगर उसी लेक्चरर को कोई दूसरा कॉलेज बुलाता है एज ए गेस्ट लेक्चरर कि भाई आप आइए हमारे यहाँ 5 दिन क्लास लीजिए, बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं आपकी, कि हो काम ही यही है, या आपको कॉपी चेक करने का असाइनमेंट मिल गया कहीं दूसरी जगह से, या आपको पेपर बनाने का असाइनमेंट मिल गया, अब आपको उसका रेम्यूनरेशन मिल रहा है, देन ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है। अच्छा, बिजनेस बोल नहीं सकते तो अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा दोस्तों, फर्म के अंदर पार्टनर होते हैं। फर्म में कौन होता है? खूब पढ़ा है आपने, अकाउंटिंग खूब करी है फर्म की। पार्टनर को फर्म से सैलरी मिलती है। बोलो, मिलती है नहीं मिलती है? अकाउंट्स में आपने क्वेश्चन किए, पार्टनर सैलरी। तो एक पार्टनर को अगर अपनी फर्म से सैलरी मिले, बताओ वो पार्टनर की इनकम है या नहीं है? है, पार्टनर की इनकम है वो। पार्टनर कौन है? इंडिविजुअल। बताओ, आप टैक्स लगाओगे नहीं लगाओगे? कौन से एड में? देखो, सैलरी में मत लगा देना, बहुत बड़ा धोखा है। सैलरी वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे सैलरी मिल रही है तो सैलरी इनकम है। अरे फर्म के पार्टनर कभी भी फर्म के एम्प्लॉय नहीं होते, वो तो मालिक हैं, वो तो मालिक है भाई। इसीलिए पार्टनर को अगर कभी सैलरी मिल भी जाए फर्म से, तो दोस्तों बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर आने तो दिखा दूंगा, वहां लिखा हुआ है कि पार्टनर सैलरी हमेशा बिजनेस इनकम मानी जाती है, क्योंकि वो फर्म का एम्प्लॉई नहीं है। चाहे उसको मिल सैलरी रही है, बच्चे सोचते हैं अच्छा सैलरी मिल रही है, सैलरी इनकम नहीं, कहां टैक्सेबल होगी? वो एक अलग बात है कि वो पार्टनर लगता नहीं है कि यार वो तुम्हारे मालिक से मिलाओ कि मैं ही मालिक हूं, वो एक अलग बात है, मैं लगता नहीं हूं। ऐसे होते हैं कहीं, खुद ही सारे काम कर रहे हैं, मतलब आम जनता को लगता है ये नौकरी है। तो पार्टनर सैलरी अगर कभी भी क्वेश्चन में आती है तो क्या आप उसको सैलरी इनकम मान लोगे? स्पेसिफिक लिखा हुआ है बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में, इट शुड बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। हाँ, फर्म में कोई एम्प्लॉय रखे हुए हैं काम करने के लिए, उनको सैलरी मिल रही है, वो सैलरी इनकम है। चलो एक और एग्जांपल लो, सारे बढ़िया बढ़िया। एमपी एमएलए नाम सुना है आपने? एमपी एमएलए का नाम सुना है? कौन होते हैं? फुल फॉर्म यही है। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनको जनता चुन चुन के बेचती है, अपने में सीधे चुन के बेचती है कि भाई जाओ पार्लियामेंट में हमको रिप्रेजेंट करो। अच्छा, वो सोते हुए मिलते हैं। अरे वो आंख लग गई थी मेरे, नालायक, इतने करोड़ लोगों में से तेरे को भेजा है, आंख लगने के लिए भेजा है वहां। एमपी एमएलए। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो एमपी एमएलए होते हैं, दे आर इलेक्टेड मेंबर्स, दे आर नॉट सेलेक्टेड मेंबर्स, दे आर इलेक्टेड मेंबर्स। आईएएस आईपीएस वो तो सिलेक्टेड है, और ये जो दूसरी कॉम है ये क्या है? इलेक्टेड है। अच्छा, ये जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं एमपी एमएलए, इनको सैलरी मिलती है गवर्नमेंट से, पैसा मिलता है? मिलता है नहीं मिलता है? इनकम है इनकी, कौन से हेड में जाएगी? अदर सोर्सेज में, बिकॉज वहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है। अरे वो कोई गवर्नमेंट की एम्प्लॉय थोड़ी है, कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है कि बस एक बार बन गया तो कोई हटा नहीं सकता।
वो तो 5 साल बाद फिर चुनाव होगा। वो कोई एम्प्लॉय थोड़ी है भाई, सरकार के एम्प्लॉय है क्या वो? अरे सरकार की क्या डेफिनेशन है मोदी जी? तो मेरी बात को समझो, एमपी एमएलए को अगर पैसा मिलता भी है ना तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ सैलरी इनकम। अच्छा बिजनेस बोल नहीं सकते, वैसे है बिजनेस ही, तो इसलिए वो टैक्सेबल होएगा अदर सोर्स। कहां होएगा? एमपी एमएलए को मिलने वाला पैसा अदर सोर्स में जाएगा। दिखा दूंगा अदर सोर्स, आने दूंगा, लिखा हुआ है। बोलो भाई बात समझ में आई है नहीं है? तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए कि भाई सैलरी में टैक्स लगने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन होना जरूरी है। कैसे पता चलता है? तो ऊपर से कोई भगवान तो प्रकट होंगे नहीं कि हे बस इसको सैलरी में ले लो। वो तो क्वेश्चन में आएगा भाई, समझ में आ जाएगा पढ़ते ही। और भी तो चीजें समझते हो, कौन बताता है आपको? वैसे ये भी समझ जाओ। अच्छा इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, राइट? और अगर आपको पैसा मिल रहा है जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, तो वहां जो आपका काम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो वहां जो इनकम मिलेगी दैट शुड बी टैक्सेबल अंडर बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्स। कॉन्ट्रैक्ट फॉर, क्योंकि उन पर कोई कंट्रोल सुपरविजन थोड़ी है कि एमपी एमएलए आप बैठ यहाँ चुपचाप, कैसे जा रहा है बाहर, उसकी इच्छा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या कर लोगे आप भाई? उनकी नौकरी नहीं है ना, आप समझो। हाँ, उनका कोई ऑफिशियल टाइमिंग थोड़ी है, कोई उनको इंस्ट्रक्शन थोड़ी दिए जा रहे हैं कि भाई अब आप ऐसे काम करो, अब आप ऐसे काम करो। हाँ, लेकिन आईएएस है, आईपीएस है, इनको तो मिलते हैं इंस्ट्रक्शन। अच्छा मजे की बात है यही देते हैं, खुद तो 10वीं फेल है और आईएएस आईपीएस को खड़े जाओ। मतलब क्या क्या बोलते हैं, मैं क्या बताऊं आपको, मतलब मैंने कहा यार बढ़िया नहीं बने। अच्छा सुनना और पड़ता है, ऐसे गर्दन लटका के, ऐसे आईपीएस बन के घूम रहे हैं, इनके सामने गर्दन लटका के खड़े रहो। मैंने देखा आपको, इसलिए बोल रहा हूं आपको। अब वो एक अलग बात है भाई, कई आईएएस आईपीएस नहीं डरते तो उनके ट्रांसफर हो जाते हैं, मेरी सी बात है। लेकिन अगर आपको सीट पे रहना है तो अंदर बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स चलती है। मंत्री तो ऐसे डांटता है जैसे पता नहीं कैसे डांट रहा है उसको, 2-4 भजन और साथ में। यही है भाई, देश है ये। अच्छा डॉक्टर पेशेंट इनका रिलेशन कैसा है? इनकम कहां आएगी? बिजनेस प्रोफेशन। सीए क्लाइंट, लॉयर क्लाइंट, फॉर सर्विस। समझ में आ रहा है आपको? ये मैंने बता ही दिया कि ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। नो डबल टैक्सेशन, ये भी पढ़ चुके भाई। अगर इनकम पहले ड्यू बेसिस पर हो गई है तो फिर वो रिसिप्ट बेसिस पर नहीं होगी, और अगर पहले रिसिप्ट बेसिस पर हो गई है तो फिर ड्यू बेसिस पर नहीं होगी। यही एग्जांपल यहां दिया है आपको मिस्टर गोपाल का। जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी को गोपाल का बना के बता दिया। बोलो भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो चलो आज इसको इतना ही करते हैं अपन। यहां तक आप लोग पढ़कर आइएगा और रेजिडेंशियल स्टेटस वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना? आज इसको यही फिनिश करते हैं। सैलरी चैप्टर के नोट्स आप निकाल सकते हो तो प्रिंट निकाल लेना, सही रहेगा आपके लिए। चलिए जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वेरी गुड क्वेश्चन। कौन जवाब देगा भाई? प्लीज बात नहीं। जितने भी यूट्यूब पर है, जो इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम वगैरह पर, इनको जो पैसा मिलता है अदर सोर्सेस, सैलरी थोड़ी है भाई। मेरा मन करेगा तो वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, कंपलसरी थोड़ी है। मुझे लगेगा व्यूज आएंगे तो मैं बनाऊंगा। बिजनेस तो वैसे क्या बोलते हैं, बिजनेस थोड़ी है कोई। बिजनेस में भी करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपका मेन काम ही यही है। आप दिन भर यही काम करते हो भाई, मेरा तो बिजनेस प्रॉफिट है, बिजनेस में ले लो। साइड इनकम है तो अदर सोर्स में ले लो, लेकिन सैलरी में तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। यस